हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक है एंजाइम। इसकी 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इसके अंदर हम उसकी संरचना के बारे में और उसकी कार्यविधि, उसकी मैकेनिज्म जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एंजाइम के जो नामकरण की जो पद्धतियाँ हैं, ये एंजाइम का नामकरण कैसे किया है उसके बारे में पढ़ें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एंजाइम के नामकरण की जो पद्धति है, एंजाइम का जो नामकरण है सामान्यतः उसके द्वारा अभिक्रमित जो है सबस्ट्रेट जो है उसके आधार पर या उसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के नाम के आधार पर किया जाता है। यानी वो जो एंजाइम है किस सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है या फिर वो किस अभिक्रिया को प्रेरित कर रहा है, इन दोनों कंडीशन के बेस पर उसका नामकरण किया जाता है। 1883 के अंदर जो है ड्यूक्लॉक्स ने एंजाइम के जो नामकरण है उसके लिए प्रस्ताव दिया कि जो एंजाइम है उसका नाम उसके जो सबस्ट्रेट है उसके नाम के पीछे एज प्रत्यय लगा करके किया जा सकता है। सबस्ट्रेट है और उसके नाम के पीछे जो एज प्रत्यय लगा दे तो उसका नाम बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो है 2 प्रकार की जो है पद्धतियां जो प्रचलित है एंजाइम के नामकरण। सबसे पहली जो विधि है वो क्रियाधार के नाम के आधार पर, जो सबस्ट्रेट है क्रियाधार है उसके नाम के आधार पर जो एंजाइम का नामकरण किया जाए, और दूसरी है कि रासायनिक क्रिया के आधार पर कि किस रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है उसके नाम के आधार पर जो एंजाइम का नामकरण किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं क्रियाधार के नाम पर। तो इस पद्धति के अंतर्गत जो है एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर जिस क्रियाधार पर आक्रमण करता है उसके नाम के अंत में एज प्रत्यय लगा करके उसका नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, तो ये एंजाइम के नाम है। सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज पर क्रिया करता है, तो सुक्रोज पर क्रिया करता है इसलिए उसका नाम दे दिया सुक्रेज। माल्टोज पर जो क्रिया करता है उसका नाम दे दिया माल्टेज, और जो लिपिड जो है वसा जो है उसके ऊपर जो कार्य करता है उसका नाम दे दिया लाइपेज। इस तरह से इनका नाम हम दे सकते हैं। दूसरा है रासायनिक क्रिया के आधार पर कि एंजाइम जिस प्रकार की जिस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है उसके बेस पर जो उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोलेसिस है, ऑक्सीडेजेस है, कार्बोक्सिलेसिस है या डिहाइड्रोजनेसेस है। तो इस प्रकार से उसका जो एंजाइम का नामकरण दिया जा सकता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्रियाधार और अभिक्रिया का प्रकार, जिस अभिक्रिया को दोनों को सम्मिलित किया जाता है, दोनों के नाम के बेस पर उसका एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल है L-ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस। L-ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस ये जो एंजाइम है ये L-ग्लूटामिक अम्ल जो है उस पर क्रिया करता है, वो इसका सबस्ट्रेट है और इसके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया जो है वो डिहाइड्रोजनेस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें दोनों सूचनाएं आ रही है, क्रियाधार की भी और जो उत्प्रेरित अभिक्रिया है दोनों प्रकार की सूचनाएं इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये नामकरण किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय जैव रसायन संघ है इसने 1955 के अंदर 1955 के अंदर जो है एंजाइम के नामकरण की जो है एक पद्धति प्रस्तुत की, मानक जो है और क्रमबद्ध नामकरण की जो पद्धति प्रस्तुत की। उसमें कहा गया कि किसी भी एंजाइम का जो मानक और क्रमबद्ध नाम है उसके अंदर उसके सबस्ट्रेट और उसके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया दोनों की जो है सूचना उसके अंदर समावेशित होनी चाहिए, दोनों का पता लगना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो नामकरण है उसमें क्रियाधार जो है उसका भी पता होना चाहिए, उसका भी नाम होना चाहिए और अभिक्रिया का भी प्रकार का पता लगना चाहिए। और इसके अलावा अगर और कोई सूचना है तो उसका भी इसमें पता लगना चाहिए। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय जैव संघ में जिसकी पद्धति जो है वो प्रतिपादित की। तो इसके अनुसार जैसे एग्जाम्पल देखिए कि हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है इसका इस पद्धति के अनुसार जो नाम है वो क्या है, ATP D-हेक्सोज 6-फास्फोट्रांसफरेज। यानी इसमें ये हेक्सो जो है ये क्रियाधार है जिसके ऊपर जो एंजाइम काम कर रहा है, और ट्रांसफरेज जो है ये फास्फोट्रांसफरेज ये इस अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, और ATP का इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है।
यानी इससे उस अभिक्रिया के बारे में सूचना, क्रियाधार के बारे में सूचना और अन्य जानकारी वो भी मिलती है इस नाम से। उसके बाद देखिए कि जैसे यूरिकेज एंजाइम है, यूरिकेज एंजाइम है, इसका जो नाम है इस पद्धति के अनुसार यूरेट ऑक्सीजन ऑक्सीडोरेडक्टेज, तो इस तरह से इसका जो नाम दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो जैव रसायन की जो मानक और क्रमबद्ध नामकरण की पद्धति। लेकिन एक बात है कि जब इस पद्धति से किसी भी एंजाइम का नामकरण दिया तो कोई एंजाइम ऐसे भी है जिनका नाम बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है और वो एंजाइम का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उस स्थिति के अंदर उनके जो कुछ छोटे नाम प्रचलित किए जाते हैं जिनको सहस्त्रवती कहा जाता है, रिकमोडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इतने बड़े नाम जो वो याद नहीं रख सकते हैं तो उनके लिए छोटे छोटे नाम जो प्रस्तुत किए जाते हैं इनको सहस्त्रवती कहा जाता है। ये एंजाइम के नामकरण की दो पद्धतियां हैं जिसके अनुसार किसी भी एंजाइम का नामकरण किया जा सकता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एंजाइमों का वर्गीकरण, उनको कैसे जो है क्लासीफाई किया जाता है। तो बात करते हैं एंजाइम के वर्गीकरण की। एंजाइम का जो वर्गीकरण है, एंजाइम कमीशन ने एंजाइमों को 6 वर्गों के अंदर बांटा, 6 क्लासेस के अंदर एंजाइम को इन्होंने बांटा है और प्रत्येक जो एंजाइम है उसके लिए एक विशेष जो है एंजाइम कोड दिया गया है। एक क्लास जो है उसको एक एंजाइम कोड दिया गया है। तो एंजाइम जो होता है उसमें इस तरह से एक 4 डिब्बे वाला कोड होता है जिसका जो फिक्स नंबर होता है, जैसे अपने पिन कोड होता है ना उसी टाइप से इनका भी एक कोड होता है जिसके अंदर तो उस एंजाइम से संबंधित जो उसकी क्लास है या सब क्लास है या उसकी जो भी व्यवस्था होती है तो वो सारी इसके अंदर लिखी जाती है। इसको 6 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है और ये इसकी जो 6 क्लासें हैं उनका जो है सीरियल नंबर वो भी फिक्स है बिल्कुल। ये पहली क्लास है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। उनको जो क्लास पहली है तो उसको 1 नंबर दिया गया है, उसको 2 नंबर, इस तरह से उनको कोड दिया गया है। क्योंकि इसलिए 4 जो डिब्बे वाला कोड है तो इसमें फर्स्ट जो इसका जो बॉक्स होता है इसमें उस वर्ग, उसका वर्ग लिखा जाता है एंजाइम का। तो जैसे जो पहली क्लास है ऑक्सीडोरेडक्टेज, तो इसमें यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया जाएगा। अगर उसमें कोई सब क्लास है तो ये सब क्लास का बॉक्स है तो इसमें सब क्लास आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से इसको विशिष्ट होता है। तो इसे अगर अपने को ऐसे कोड दे रखा है ये एंजाइम का तो उसमें अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये किस एंजाइम किस क्लास का है, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास का है। ठीक है, तो ये फिक्स होता है कोडिंग का, अपना पिन कोड फिक्स होता है किसी भी जगह का, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो उसी टाइप से इनका भी ये नंबर जो पहला क्लास वाला वो फिक्स होता है कि ये कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास का ये नंबर है। ओके, तो इसको जो है एंजाइम कमीशन ने एंजाइमों को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, 6 क्लासेस के अंदर वर्गीकृत किया है। सबसे पहली जो क्लास है वो है ऑक्सीडोरेडक्टेज। ऑक्सीडोरेडक्टेज इस क्लास के अंदर जो है एंजाइम जो सम्मिलित किए जाते हैं वो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया है इनको प्रेरित करते हैं। इन अभिक्रियाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को हटा करके या जोड़ करके अभिक्रियाओं को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो हटना या उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना उससे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो सारी अभिक्रियाएं इस क्लास के अंदर सम्मिलित की गई, वो एंजाइम सारे इसी क्लास के हैं, इसलिए सम्मिलित किए गए। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज या रिडक्टेज, ये सारे एंजाइम जो है ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास के। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेजेस। ये जो है किसी भी ग्रुप का जो है ट्रांसफर करते हैं एक यौगिक से दूसरे यौगिक में। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन के अलावा जो है दूसरे जो समूह होते हैं उनको जो है एक ग्रुप से एक यौगिक से दूसरे यौगिक के अंदर उस ग्रुप का समूह का ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन वाले तो इसमें आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन का स्थानांतरण करते हैं तो वो तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में आ जाएंगे। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे जो समूह है जैसे कि मिथाइल समूह है या कीटोन समूह है या थायोल समूह है, ठीक है, या फिर जो है अमीनो समूह है, इनका जो है एक यौगिक से दूसरे यौगिक के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उनको कहते हैं, उनको उत्प्रेरित करने वाली अभिक्रियाओं को जो एंजाइम काम आते हैं उनको कहते हैं ट्रांसफरेजेस। जैसे देखिए ट्रांस एमिनेज, ये अमीनो जो समूह है, अमीनो ग्रुप है उसका ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉस्फेटेज, ये फास्फेट ग्रुप का जो है ट्रांसफर करते हैं एक यौगिक से दूसरे यौगिक के।
ठीक है, तो ये है दूसरी क्लास, इसको 2 नंबर दिए गए। तीसरी क्लास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम ऐसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिसमें जल के अणुओं का जुड़ना या जल के अणु का निकलना होता है। जल के अणुओं के जुड़ने या निकलने की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिसिस क्लास के अंदर रखे जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जल के अणुओं को जोड़ा जाता है, जल के अणुओं को जोड़ा जाता है और उससे छोटे छोटे अणु बनाए जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले यौगिक एंजाइम जो होते हैं उनको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यानी हाइड्रोलिसिस 2 प्रकार की है, एक तो हाइड्रोलिसिस है और एक हाइड्रोलिसिस है, 2 प्रकार की है। तो जो एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जल के अणुओं को जोड़ करके, एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें जल के अणु जोड़ करके उसको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देंगे, तो उन एंजाइमों को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ये जल के अणुओं को जोड़ते हैं और बड़े अणु को छोटे अणु के अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रेज है, कार्बोहाइड्रेज है, या एमाइलेज है, या न्यूक्लियस है। एमाइलेज जानते हैं अपन, जो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट उस पर पाचन की क्रिया के अंदर काम आता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल तो उसको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है। दूसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होते हैं ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं उन अणुओं में से जल के अणु को निकाल देते हैं। छोटे छोटे जो अणु हैं उनको जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं और उसमें से जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो जल का मॉलिक्यूल निकलने से उनके बीच में बंध बन जाता है और वो जुड़ जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूमेरेज, एनोलेज, ये एंजाइम जो है जल के अणु को निकालते हैं और छोटे अणु को जोड़ करके बड़ा अणु बना देते हैं। और ये वाले जल के अणु को जोड़ते हैं और बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु के अंदर बदल देते हैं। तो ये है हाइड्रोलिसिस। उसके बाद है लाइसेसिस। लाइसेसिस, ये लाइसेसिस है। ये क्या करते हैं, ये बिना जल के अणु के निष्कासन के, ये जल का अणु नहीं निकालते हैं, वाटर जो है उस मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं करते, बिना जल के जो है जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनको तोड़ करके समूह का निष्कासन कर देते हैं। इसमें जल के मॉलिक्यूल को नहीं निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसमें से समूह को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जल के मॉलिक्यूल को नहीं निकालते। ऐसी अभिक्रिया को जो प्रेरित करने वाले एंजाइम होते हैं वो लाइसेसिस कहलाते हैं, जैसे कि एल्डोलेज। तो ये इस क्लास का एग्जांपल है। उसके बाद देखिए आगे आइसोमरेज। आइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं, ये आइसोमरेज एंजाइम जो समावयवी होते हैं। समावयवी क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन मूलानुपाती सूत्र जो उनका समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। उनकी प्रकाशिक जो समावेता होती है या उसके अंदर स्थिति समावेत होती है, यानी अलग अलग तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो तत्वों की संख्या है वो उतनी ही होती है। तो उनको एक समावयवी को दूसरे समावयवी के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए हम, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज जो है ये इस क्लास का एग्जाम्पल है। तो ये जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है और ग्लूकोज 1 फास्फेट है, तो ये दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, तो सिर्फ उसमें फास्फेट की स्थिति जो है वो परिवर्तित होती है। तो ये आइसोमर है तो उसकी क्रिया को प्रेरित करता है। इसके अलावा जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट वो भी आइसोमर है एक दूसरे के। ठीक है, उसमें जो है सिर्फ एक जोन ग्रुप है और एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो आइसोमर होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो उन क्रियाओं को जो प्रेरित करते हैं उनको आइसोमरेज एंजाइम कहा जाता है। इनकी क्लास है 5, 5th क्लास है। उसके बाद है 6th क्लास लाइगेसेस। लाइगेसेस, लाइगेसेस जिनको सिंथेटेसेस भी कहा जाता है। लाइगेसेस को
सिंथेटेजेस भी कहा जाता है। ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम सहसंयोजक बंधों को द्वारा दो यौगिकों को जोड़ देते हैं। दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ करके एक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग यौगिक है, उनको जोड़ देंगे और एक यौगिक बन जाएगा, उससे सहसंयोजक बंध बन जाएंगे उनके अंदर। ऐसे जो एंजाइम होते हैं उनको लाइगेज कहते हैं, इसलिए इसको सिंथेटेज यानी उसका निर्माण करते हैं, सिंथेटेज करते हैं, इसलिए इनको सिंथेटेजेस भी कहा जाता है। जैसे कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। दूसरा एग्जांपल है सिट्रेट सिंथेटेज। तो ये सिट्रेट सिंथेटेज हम जब क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस चीज को देखेंगे। सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो काम आता है, जो कि पाइरुविक अम्ल और ऑक्जेलो एसीटेट जो है उसको जोड़ करके दोनों को और सिट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। तो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसीटेट होता है और 2 कार्बन वाला पाइरुविक अम्ल होता है। दोनों जो है एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस के अंदर जुड़ते हैं और 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। यानी जो है दो यौगिक है उनको सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो ये इसकी 6 क्लासेस है। 6 क्लासेस जो है उनको इसी सीक्वेंस के अंदर ही याद रखना है। ये इनका सीक्वेंस है कि अगर 5th क्लास जो है आइसोमरेज है तो यहाँ पर 5th नंबर लिखा है, तो मतलब आइसोमरेज। ये इनके सीक्वेंस को आपने चेंज नहीं करना है, यही सीक्वेंस इनका रखना है। और इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो ये इसकी ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं क्या कि ऑक्स तेरी हाय ली ऐसी लगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से हम याद रख सकते हैं इसको। ऑक्स तेरी हाईली ऐसी लगी। ऑक्स से ऑक्सीडोडाक्टेज आ गया है, तेरी से ट्रांसफेज, इससे हाइड्रोलेजेस, इससे लाइजेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। ठीक है, जैसे हम इसका सीक्वेंस इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, यही इनके नंबर जो आपको याद रखना है। ओके, तो ये एंजाइम का वर्गीकरण है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई भी सुझाव चाहते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9166664994। ओके, धन्यवाद।